नेता बन रहे हो।
जी सर आई कार्ड की बात नहीं सुबह से पढ़ाते हैं एक महीने का है उसके पास आई कार्ड के लिए पूछा था मैंने कहा आपकी बात करा बता तो रहे पढ़ने के लिए गए मिलेंगे तभी तो पढ़ने गए जैसा सर परमानेंट मतलब हम लोग कंटिन्यू आते हैं एलिगेशन नहीं पढ़ सकते हम क्लास का एलिगेशन में और क्या क्या सवाल हो सकते हैं वो आप सब लोग एक ही जगह पर कहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हो। देखो जब आप दो चीज़ों को मिलाते हैं अलग अलग टाइम पे, चाहे वो रेट की बात कर रहे हो चाहे क्वांटिटी, जैसे मिश्रण होता है तो मिश्रण दो चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है ना, तो दो चीज़ें अगर आप मिलाएंगे तो जब आप उनको मिलाएंगे तो जो नई चीज़ बनेगी ना उसमें आप एग्जैक्टली, अब जैसे पता क्या है, एक मिश्रण है जिसमें दूध है 60%, एक और मिश्रण है उसमें दूध है 80%, बाकी कम। तो हम कह सकते हैं यहाँ दूध की क्वांटिटी ज़्यादा और यहाँ दूध की क्वांटिटी। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगी 60 और 80 के बीच में हो सकता है कि जो मिश्रण तैयार हो 75% दूध हो। डिपेंड करता है कि किस कौन से मिश्रण को कितना लिया गया। अगर ये वाला मिश्रण ज़्यादा लेंगे तो क्वांटिटी 80% के आसपास आएगी, 75 है 76 है कुछ नहीं। अगर ये वाला मिश्रण ज़्यादा लेंगे तो क्वांटिटी 60 के आसपास है। तो अब आप देखो एक चीज़ समझिए कि जब एलिगेशन लगाएंगे तो केवल ये चीज़ देखना किसी एक चीज़ के बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर रेट की बात है
72 रुपये और 90 रुपये की दो प्रकार की आपके पास चीजें हैं, एक 72 वाली और दूसरा। अब जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको जो मिश्रण बनाना है उसकी कीमत आनी चाहिए कितने रुपए? 80। एलिगेशन में क्या करते हैं? डिफरेंस लिखते हैं। 90 और 80 का डिफरेंस कितना होगा? 72 और 80 का डिफरेंस कितना होगा? 8। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। दोनों मिश्रण को 5:4 में मिलाइएगा। पहले वाला अगर 5 किलो लेंगे तो दूसरा वाला 4 किलो लेना पड़ेगा। आप चाहे तो देखो 72 रुपये के हिसाब से 5 किलो की जो कीमत होगी वो होगी 360 और 90 के हिसाब से 4 किलो की कीमत भी कितनी होगी? टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 720 रुपए खर्च हो गए। और मिश्रण कितना तैयार हो गया? 5 + 4 कितना? अगर 9 × 8 72, एक 0 रह जाएगा, यानी कि जो मिश्रण है उसकी कीमत कितनी होगी? डिपेंड करता है, अगर आप ये वाला 10 किलो लेंगे डबल लेंगे तो ये वाला 4 का डबल 8 लेंगे। तो आपको जो मिश्रण तैयार करना है उसका रेशियो यही रहेगा, ये पढ़ेगा। दूसरा सवाल इसी का ऐसे पूछ लिया जाता है, 35 रुपये और 50 रुपये वाले दो मिश्रण है हमारे पास, एक 35 वाला है और दूसरा कितने वाला है? अब आपको जो मिश्रण तैयार करना है 52 रुपये उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, जबकि 52 रुपये में बेचा जाए तो उसको फायदा होना चाहिए कितने % का? तो उसकी कीमत तो 52 रुपये नहीं है ना, 52 में तो बेचा है, तो आप 30% का फायदा ले रहे हैं। अगर आप 30% का फायदा ले रहे हैं इसका मतलब आपने इसको बेचा कितने में होगा? या फिर आप इसका फ्रैक्शन बना, 30% का मतलब क्या होगा? 3/। ठीक है, तो आपने अगर इसको 10 रुपये में खरीदा होगा तो 3 का फायदा ले लिया, यानी बेचा कितने में? 13। लेकिन आप इसको 13 में नहीं बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 52। तो 13 की वैल्यू 52 ने कितने गुना दिख रहा है? 4। तो आपकी जो कीमत है जितने में आपने खरीदा होगा ये भी 4 गुना होगा। इसका मतलब इस वस्तु को, इस मिश्रण को आपने खरीदा कितने में? तो यहाँ पर आप लागत लगाएंगे। 35 में आपने बेचा थोड़े ना, 35 और 50 वाले दो चावल हैं जिनको आप खरीद के लाए। अब मिश्रण तैयार करना है, उसकी कीमत 52 नहीं रहनी चाहिए, उसकी कीमत कितनी रहनी चाहिए? क्योंकि 40 अगर लागत आएगी तो 52 में बेच के 30% का फायदा। और दूसरी चीज, क्या आप मुझे बताओ 35 और 50 वाले दो मिश्रण को मिलाएंगे 52 वाली बन जाएगी? 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकती कीमत। अगर आप केवल एक ही प्रकार का मिश्रण ले लें 50 रुपये वाला, तो क्या 50 से ज्यादा होगी कीमत? 50 ही हो सकती है। दोनों को मिलाएंगे तो 35 और 50 के बीच में ही आएगी कीमत। तो 35 और 50 के बीच में आपको कीमत रखनी है कितनी? तो आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे 10 और यहाँ से निकालेंगे तो 5 से काटिए, तो दोनों का अनुपात होना चाहिए 2:1। तो एक बात पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर ने कराया, तो आप जैसे आपको लग रहा होगा बड़ा एसएससी ले रहे हैं, लेकिन पेपर बिल्कुल वैसा आ रहा है जो हमने एसएससी में कराया। सारी चीजें पहले शिफ्ट में ये इस टाइप का सवाल था, सेकंड शिफ्ट में इस टाइप का, पता क्या है? इस बार जो पेपर बनाया जो वेंडर है ना, टीसीएस एसएससी का पेपर बना था, उनके पास क्वेश्चन बैंक एसएससी का ही है। जितना एसएससी का क्वेश्चन बैंक है उसी को रिपीट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है तैयारी एसएससी कर रहे हैं, फर्स्ट के पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बस इस बार थोड़ा सा दबाव हो गया कि पेपर जो बनाया टीसीएस ने बनाया और टीसीएस एसएससी का पेपर पिछले 7-8 साल से बना रहा है सारा क्वेश्चन, इसीलिए तो मैच कर रहे थे क्वेश्चन बहुत। अभी आप सारे टॉपिक को पढ़े भी, जब सारे टॉपिक पढ़ो तो आपको लगे कि हमने कॉन्स्टेबल की तैयारी तो नहीं कर ली, लेकिन लेवल का अंतर रखा है। बहुत अच्छे सवाल नहीं होते, लिमिटेड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि 52 रुपये कीमत रखनी है, 52 रुपये में बेचना है। यहाँ बेचना है 52 में, फायदा रहना चाहिए कितना %? 30% है, तो इसका मतलब खरीदा कितने में जाए? 40। तो 40 रुपये लागत वाला हम मिश्रण बनाएंगे। यहाँ परसेंटेज में भी कभी कभी बात होती है, कभी परसेंटेज में होगा डेटा, कभी रेशियो में भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। पहले वाले में दूध कितने % है? ध्यान रखना, एक ही चीज को रखना है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर मिल्क की करेंगे तो सब में परसेंटेज मिल्क की ही लगाएंगे। पहले वाले में कितने %? और दूसरे वाले में 60%। और जो हमको तैयार करना है तीसरे प्रकार का मिश्रण, कितने लीटर तैयार करना है? 50 लीटर तैयार करना है। इसमें पानी होना चाहिए कितने % का? 32%। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर 32% पानी है तो दूध कितना होना चाहिए? बचा हुआ दूध होगा 100 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा? अगर 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ 34, इसको सही कर लें 34। तो अगर किसी
मिश्रण में दूध और पानी के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है, 34% पानी होगा तो दूध कितना होना चाहिए? कैसे पता है? टोटल तो 100% ही होगा मिश्रण, 100 में से 34 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 66%। तो आपको जो मिश्रण तैयार करना है उसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे 66% इसलिए लिया क्योंकि बात यह है ना कि हमने ऊपर वाले दोनों मिश्रण में तो दूध की परसेंटेज ली है, तो यहाँ पर जो मिश्रण है उसमें दूध की ही परसेंटेज तो लिखेंगे। अगर आप चाहें तो पानी की परसेंटेज से भी सवाल कर सकते हैं, आप चाहो तो पानी की परसेंटेज निकाल, तो आपको सभी मिश्रण में पानी की ही परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। पहले वाले मिश्रण में देखो 75% तो दूध है, 75% अगर दूध है तो पानी कितना बचा? दूसरे वाले मिश्रण में 60% दूध है, पानी कितना बचेगा? 40%। और जो बनाना है हमको मिश्रण उसमें ऑलरेडी बता दिया कितने परसेंट का? 34%। सेम रेशियो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप देखिए इसका अंतर यहाँ लिखिए 6 आएगा, इसका अंतर यहाँ लिखिए कितना आएगा? 3 का यहाँ 2 बार और यहाँ 3 का कितना? 3 बार, यानी कि दोनों मिश्रण का रेशियो होना चाहिए 2:3। अब इसमें आप देखो 40 और 34 का अंतर कितना आएगा? 25 और 34 का अंतर कितना आएगा? कोई फर्क पड़ा? चाहे आप पानी का परसेंटेज लीजिए तीनों में और चाहे आप दूध का परसेंटेज, इसे एक का वेटेज निकालना है तभी आपका एलिमिनेशन। ऐसा नहीं यहाँ पर तो दूध की परसेंटेज लगा रहे हैं या पानी की लगा रहे हैं, नहीं बनेगा सवाल। तो इस अनुपात में आप इसको मिलाइए तो आपका जो मिश्रण तैयार होगा कुल कितने? 5 लीटर तैयार होगा, जिसमें 2 लीटर पहले वाले को मिलाया और 3 लीटर दूसरे वाले को मिलाया। अगर आप 2 लीटर पहले वाला मिश्रण और 3 लीटर दूसरे वाला मिलाते हैं तो टोटल 5 लीटर ही तो मिश्रण बनेगा। उस 5 लीटर में दूध की परसेंटेज कितनी होगी? 66। लेकिन अब आगे की बात, आपको कितने लीटर तैयार करना है? तो इस 5 की वैल्यू जो मिश्रण तैयार किया है मिला के वो कितने लीटर है? तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लीटर। अब आप बता सकते हैं अगर आपसे पूछे पहले वाला मिश्रण कितना लेना पड़ेगा हमको? 20 लीटर। और दूसरा वाला कितना लेना पड़ेगा? 30 लीटर लेना पड़ेगा। तो 20 लीटर पहले वाला, 30 लीटर दूसरे वाला मिला के आप 50 लीटर मिश्रण बना दो। इसमें दूध की परसेंटेज कितने परसेंट आएगी? रेशो में भी डेटा होता है। अब इसमें भी दो चीजों को ही तो मिलाया है। डेटा दे रखा आपका अनुपात, अम्ल और जल है, एसिड और वाटर। पहले वाले में कितना है? 2:5। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या है? 8। अब ये कह रहे हैं इन दोनों को इस तरीके से मिला के तैयार करो कि जो नया मिश्रण आप तैयार करेंगे उसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। कभी कभी तो परसेंटेज बन जाता है, जैसे यहाँ आप बना लोगे परसेंटेज। आपसे अगर मैं पूछूं एसिड के बारे में, सिर्फ एसिड की बात करें, पहले वाले में एसिड कितना है? लेकिन टोटल देख लो कितना है? 7 यूनिट में से 2 यूनिट हमारा क्या है? एसिड। तो अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 7 में से 2 यूनिट हमारा क्या बनेगा? एसिड। अब परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से तो 100 कटेगा, दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया पहला वाला, ठीक है। दूसरे वाले में आप देखो एसिड कितना है? 7। टोटल कितना है? तो 10 में से 7 हिस्से जो होंगे वो एसिड के होंगे, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे कितना? 7। जो तैयार करना है आपको, यहाँ पे भी देखते हैं, जो तैयार करना है मिश्रण, आपको एक नया मिश्रण तैयार करना है, इसको और इसको मिलाना है। इसमें एसिड की मात्रा कितनी है? टोटल कितना है? आप देखिए ऊपर लिखा है ना, अम्ल और जल। पहले वाला अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला जल को रिप्रेजेंट। अब ये पता है फ्रैक्शन में आप अंतर निकाल पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर, आप अंतर तो निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या तो आएगी। अब इसमें से इसको घटाना इतना आसान नहीं, इसमें से इसको घटाना इतना आसान नहीं, थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। तो वो समस्या सॉल्व करने के लिए हमसे ये कभी कोई नहीं कहता कि आप मिश्रण दिखाएं जितना चाहें। आप अगर अनुपात दिखाएं, अनुपात में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात चेंज नहीं होगा। तो आप देखो क्या प्रॉब्लम है, बटेगा यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, तो 5, 7 और 10। इसका एलसीएम ले, 5, 7 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा 70 आ जाए। देखिए 5 और 10 की तो कोई बात ही नहीं, 5 से तो 10 कट ही जाएगा, तो केवल 7 का और 10 का ही एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? जितना भी डेटा दिखा है सब में 70 से मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे तो सब में करना है, किसी एक में नहीं करना है। जरा बताइए 7 से 70 कितने भाग में कटेगा? 10 से और 5 से यहाँ 14। अब आसान हो जाएगा आपका। देखिए 10 × 2 कितना आ गया?
7 इंटू 7 कितना आ गया, और 2 इंटू 14 कितना आ गया। कोई दिक्कत? अब तो आप इसमें से घटा के लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 21। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि दोनों मिश्रण को इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, इसमें 21 अनुपात। अब सवाल में एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कई पेशेंट पता है क्या होगा कि आपको ये वाला डेटा लास्ट में जाके जैसे 2/5 आ रहा है तो आपको परसेंटेज में दे देगा। 2/5 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना परसेंट होगा, आपसे कह देगा कि एक ऐसा मिश्रण तैयार करिए जिसमें एसिड की मात्रा कितने परसेंट हो। तो आपको ध्यान रखना 40% एसिड का मतलब 2/5, 5 में से 2 यूनिट हमारा एसिड है और 3 यूनिट। चलो देखिए, तो ये चीज आप याद रखना कि एसिड की मात्रा आपको इस तरीके से रेशियो में तो दे ही दी जाती है, साथ में आप इसको भी ध्यान रख लेना कि कभी कभी आपसे कह देगा कि भाई जो मिश्रण है उसमें एसिड कितने परसेंट है। अब ये वाला सवाल है, इसमें परसेंटेज में पूरा डेटा दे रखा है, आप चाहो तो रेशियो से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा थोड़ा है कि 75%, 60% और 66% का फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा, बन जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से डील करो। अगर आपको लगता है परसेंटेज में बहुत आसानी से बन जाएगा, बना लो। नहीं बनना परसेंटेज में तो फ्रैक्शन में बना लो। अब ये भी पता है इस पे ऐसे ऐसे सवाल आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं, नोट मत करना, केवल आपको समझाना है। जैसे मिल्क और वाटर आपको 2 अलग अलग मिश्रण में दिए जाएंगे, 5:4। अब इनको मिला के जो हमें बनाना है, नया मिश्रण बनाना है, और जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो होना चाहिए क्या, 3 लोग। तो बच्चा पता क्या करता है, भाई अपना प्रोसेस लगाता है, क्या करेगा, फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेगा। पहले वाले में 5/8 है, दूसरे वाले में कितना है 4/8, ठीक है 4/7 सॉरी, और तीसरे वाले में आप देखेंगे तो 3/5। दिमाग लगाया उसने, करना शुरू कर दिया। 5, 8, 7 का एलसीएम लेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 × 5 40, 40 × 7 280। अगर 280 से आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम तो खर्च होगा ही, 8 × 24 और 8 × 5 40, ठीक है। तो 35 पंजे कितना हो जाएगा, 175। अगर यहाँ पर 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 4 160, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 280 से तो 56 × 3, 3 × 5 15 और 1 16, 168। आप रेशियो निकालेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ अंतर निकालेंगे 7 आ गया। लेकिन ये तो आपका बेस्ट ऑफ कैलकुलेशन में चला गया, जिससे समझ में आ जाएगा। आप जरा कभी कभी डेटा ऐसा सेट कर देता है एग्जामिनर, अगर आप एडिटिव इनको देखें, 5 और 4 को मिलाइए कितना आएगा, 3 और 3 को मिलाइए तो कितना आएगा। आप 3 और 6 को काटेंगे तो ये अनुपात नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तो आप देखिए पहले वाले में क्वांटिटी कितनी थी, 5 + 3, दूसरे वाले में 4 + 3 कितनी थी, तो हम इसी अनुपात में मिला लेंगे ना, 8:7 में मिला देंगे। हमारा डेटा अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसी अनुपात में मिला लो। और ये आए हुए सवाल है प्रीवियस ईयर के, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ऐसे सवाल नहीं आते, आप उठाना प्रीवियस ईयर, आपको कुछ सवाल दिखेंगे जहाँ सॉल्व करने की जरूर, कुछ ऐसे भी दिखेंगे देखते ही पता लगता है। तो ध्यान रखो, फिर माइंड में रखो कि हाँ ऐसे भी सवाल आते हैं। कौन सा, ये जो भी समझाया है पहले 2 मिश्रण है, एक में 5:3 के अनुपात में दूध और पानी, दूसरे में 4 अनुपात। इन दोनों को मिला के ऐसा मिश्रण तैयार करना है कि 3:2 में दूध और पानी हो जाए। तो इनको एज इट इज अगर मिला लें यही क्वांटिटी के साथ, तो 5 + 4 9 लीटर हो जाएगा।
3 + 3 6 लीटर हो जाएगा पानी। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3-2 का अनुपात आ रहा है ऑलरेडी। अगर ये 3-2 का अनुपात आ रहा है तो इसका मतलब 8 लीटर हम पहले वाला मिश्रण लेंगे और 4 + 3 7 लीटर दूसरे वाला मिश्रण लेंगे। तो यही रेशियो यहाँ से तो आया 8:7। ये सब चीजें स्ट्रगल तो लाइफ का हिस्सा है, हमेशा ही रहेगा। आपको लग रहा है कि आज बहुत स्ट्रगल है, स्टूडेंट है, आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी स्ट्रगल रहेगा, उससे आप लोग भागते हो कि हमने बहुत स्ट्रगल कर दिया, हम पढ़ लिए, गर्मी में बैठे हैं। यहाँ बताओ जितने भी बच्चे बैठे, गर्मी तो सभी को लग रही है, सबको बराबर ही लग रही है, एक ही टेम्परेचर में तो बैठे, लेकिन कुछ को लग रही है तो बर्दाश्त कर रहे हो, कुछ को चढ़ रही है गर्मी, वो फिर क्या करते हैं? हरकतें करते हैं। नोट हो गया इधर का बेटा?
2% लाभ पर किसी वस्तु को 11% लाभ पर आगे लिखा तो है बेचा जाता है, 2% यहाँ पर 2% लाभ पर, फिर एंड लिखा हुआ है, फिर दूसरी वस्तु को 11, दोनों के एक साथ मिला के लिख दिया। पहली वस्तु को 2% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 11% के लाभ पर बेचा जाता है। आगे पूरी लाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगा।
सवाल में आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में छोड़ा है, क्योंकि इनको कराना है एलिगेशन तो एक साथ समझ लोगे कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। स्क्रीन टाइम डिस्टेंस में वो अलग है थोड़ा सा, उसको हम बिल्कुल बात में कवर करेंगे। अब बताइए, अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे परसेंटेज की बात करें, 5% की वृद्धि हो रही है ना पुरुषों की संख्या, तो 5% की पुरुष की जो संख्या होगी उसका 5% निकालेंगे, वही तो वृद्धि होगी, है ना। 10% की वृद्धि किसमें हो रही है? महिलाओं में, तो महिलाओं की संख्या का 10%। कई बच्चे इसको दूसरे तरीके से करने लगते हैं, 5% वृद्धि होगी तो 105% निकालेंगे, आता है वहाँ से भी आ सकते, कोई ज़्यादा इफेक्टिव। फाइनली आपको रिजल्ट मिला कि जनसंख्या 8000 थी और 8640, तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। दो वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा गया? प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी खरीदने वाले मूल्य पर ही तो चेक करते हैं। 3600 रुपये सीपी ही तो है दोनों की मिला के। अब देखो, पहली वाली वस्तु के 2% का फायदा लिया, जब फायदा होगा तो प्लस में लिख लेना, नुकसान होगा तो माइनस, ये जरूरी है। दूसरी वाली वस्तु पे कितना फायदा होगा? 11%। अगर दोनों को मिला के सम्मिलित रूप से चेक किया जाए तो पूरे लेन देन में आपका रिजल्ट ये रहा, फायदा रहा कितने परसेंट का? 6%। एलिगेशन लगाएंगे तो ये पता लग जाएगा, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर चेक होता है तो सीपी के बारे में पता लग जाएगा दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात क्या है। 11 - 6 कितना देगा? 5। 2 और 6 का अंतर कितना आएगा? तो दोनों की जो लागत होगी ना वो इसी अनुपात में होनी चाहिए, 5:4 है। कितनी दोनों की मिला के लागत? तो 5 + 4 टोटल हमारा 9 यूनिट है ना लागत। सवाल में ये जो वैल्यू है ना, ये 3600 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 9 से 3600 को भाग करिए, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 400। क्या है? दूसरी वाली वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी? तो ये 4 यूनिट ही तो है दूसरी वस्तु की लागत। दूसरी वाली वस्तु की है तो 1 यूनिट बराबर अगर 400 होगा तो 4 यूनिट निकालेंगे, तो 4 को 400 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 16। अगर पहली वस्तु की लागत पूछी जाती तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालते, 5 को 400 से मल्टीप्लाई, तो दोनों की लागत अलग अलग पता लग। 4500 में 2 वस्तुएं खरीदी, पहले वाली वस्तु पर हमने 10% का प्रॉफिट लिया है, दूसरी वाली वस्तु पर हमने 5% की हानि, जबकि ओवरऑल हमको प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का? 4%। तो जहां प्रॉफिट है वहां प्लस में लिखेंगे, जहां लॉस है वहां पर माइनस। इससे पता है कि आपको 110, 95 और 104 नहीं लिखना पड़ेगा, यही पता लग जाएगा, प्लस माइनस लिख लोगे। आप ये बताइए, -5 और +4 का डिफरेंस कितना है? पहली बात, डिफरेंस में कभी भी आपको माइनस लिखना है। एक माइनस की प्लस की वैल्यू अगर होती है तो हमेशा याद रखना कि उनका डिफरेंस उनको ऐड करके ही आ जाता है, तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, तो 5 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना देगा? बस यही एक बात ऐसी है कि एलिगेशन में ध्यान रखना, माइनस प्लस का डिफरेंस ऐड करके आएगा। 10 और 4 का, तो अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों की कीमत मिला के 3 + 2 कितनी आ गई? 5। सवाल में 4500 तो 5 की वैल्यू अगर 4500 हम रखेंगे तो 1 की वैल्यू आ रही है कितनी आएगी? 5 × 9 45, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी? 900। पूछना क्या है? पहली वस्तु का याद रखना फिक्र है, बेचा कितने में पहली वस्तु को? पहले तो आप यहाँ से सीपी निकालो, अगर हम पहली वस्तु की सीपी निकालेंगे तो 3 की वैल्यू चाहिए आपको, 1 की वैल्यू कितनी है? 900। तो 900 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वस्तु की कीमत तो पता लगती है। पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? लेकिन क्या ये नहीं पूछ रहा ना, आपसे पूछ रहा है पहली वस्तु बेच कितने में रहा होगा। तो पहली वाली वस्तु से इसने फायदा लिया कितने परसेंट का? चलिए, खरीदा 2700 में है आपने, कितने में खरीदा? 2700। फायदा ले लिया आपने कितने परसेंट का? 10%। तो बेचा कितने में होगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो 10% फायदे पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 110/100। फायदा है तो प्लस कर लो, नुकसान है ऐसा भी कर सकते हो। 2700 का 10% 270 होगा, आप 270 इसमें जोड़ लोगे तब भी आ जाएगा। तो आप 10% ही तो जोड़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110/100, 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 और 2 9, यानी कि 297। कुल मिला के ये वस्तु बेची कितने में है? 2270।
₹5100 में खरीदा है, एक पे 12% का प्रॉफिट है और दूसरे पर 4% का लॉस है। ओवरऑल क्या फायदा हुआ है? नहीं, ना कोई फायदा हुआ ना कोई, तो आप यहाँ पर रखेंगे क्या? जीरो। प्लस में माइनस में कुछ है ही नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ अंतर आ जाएगा 4 का और यहाँ अंतर आ जाएगा 12 का। 4 से डिवाइड कर लो, 4 का 1 बार, 4 का 3 बार। दोनों वस्तुओं की लागत है ना वो इस अनुपात में है, 1:3। टोटल कितना है? 5100। तो 3 और 1 मिला लें तो 4 यूनिट है ना ये, और 4 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 5100। तो 1 यूनिट निकालो, 4 से अगर अपने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का 4 × 7 1275। कितना आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 यूनिट ही तो है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1275। अगर आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता तो हम वैल्यू निकालते कितने की? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते 1275। 12,000 रुपए हैं, 2 भागों में इस प्रकार से इसके डिवाइड किए। चलिए इसको जरा थोड़ा डिटेल में, पहला वाला 6% की दर से दे दिया और दूसरा वाला, अच्छा ब्याज भी क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है। जैसे हर साल 6% का प्रॉफिट दे रहा है, यही तो मतलब हुआ। फिर साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो अलग चलता है एक साल के साथ। फिलहाल साधारण ब्याज पे पहले साल मतलब जब 2 हिस्सों में पैसा मैंने डिवाइड किया तो एक तरफ से मेरा प्रॉफिट 6% आएगा और दूसरी तरफ से कितना आएगा? अब समस्या क्या है? आपको यहाँ पर बताया 3 साल में ब्याज इतना मिल रहा है आपको, 1 साल का कितना होगा भाई? अगर 3 साल का 2880 है ब्याज, तो 2880 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्या? कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 960। अब ये 1 साल का ब्याज अगर परसेंटेज में आप बदल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 960 रुपए 1 साल का ब्याज है, अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए कैसे निकालें? 960 रुपए ब्याज किस पर मिला है आपको? 12,000 रुपए भी तो मिला है। ये 960 रुपए का जो ब्याज मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है? तो परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितने परसेंट है? तो एक जगह 6% मिला, एक जगह 11%, लेकिन वास्तविकता ये कि आपको मिला कितना परसेंट? 8%। तो एलिगेट करते हैं उसे। अगर हम 8% से एलिगेट करेंगे तो 11 और 8 का अंतर कितना आ गया? 6 और 8 का अंतर। तो दोनों तरफ जो पैसा लगाया होगा ना आपने वो इसी अनुपात में लगाया होगा, 3:2। दोनों तरफ 3:2 के अनुपात में पैसा लगाया होगा। अब टोटल पैसा हमको दे रखा है 12,000। तो भाई इन दोनों को मिला के देखिए 5 यूनिट हो रहा है। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,000। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। कौन सा वाला पूछ रहा है? 6% की दर से कितना उधार दिया है? 6% की दर से उसने दिया है 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2400, तो 2400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7,200। दूसरी तरफ वाला पूछता 11% पे कितना उधार दिया, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। अब एक समस्या आपके सामने आएगी, जैसे यहाँ पर 3 साल का टोटल ब्याज दिया तो 1 साल का तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का तो निकल आएगा। अब ये 960 रुपये परसेंटेज में कभी कभी बदल जाता है आसानी से, कभी कभी नहीं भी बदलता है। जैसे यहाँ पे 8% आ गया, हो सकता है कल को यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए 13%। अब क्या करूँ? एलिगेशन अभी सिखाया है। मैंने कहा अगर बटे में कोई चीज समस्या करे तो उससे मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक और भी तरीका है कि अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप डेटा ऐसे देखिए, आपकी ओवरऑल जो ब्याज मिल रही है 1 साल में कितनी मिल रही है? पहले साल कितना, सॉरी एक तरफ कितना मिला, दूसरी तरफ कितना मिला, ये नहीं पता। अगर आप 6% के हिसाब से पैसा उधार देते, ये 12,000 रुपये 6% के हिसाब से अगर उधार देते तो आपको जो ब्याज मिलता 12 × 6 72 कितने रुपए मिलता? हम रुपए में भी कन्वर्ट करके भी तो एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने क्या किया, 6% को रुपए बना लिया, 12,000 ही तो उधार दिया है, तो 6% पे अगर हम उधार देंगे तो हमको जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा? 700। अगर यही 12,000 रुपये दूसरी तरफ कितने परसेंट है? 11%। तो 11% पे अगर आप उधार देंगे तो 11 × 12 112 कितने रुपए ब्याज मिलता? लेकिन ना तो 720 रुपए मिल रहा है ना 1320, ब्याज कितना मिला?
क्योंकि हमने पूरा पैसा एक जगह थोड़ा ना लगाया, थोड़ा इधर लगाया थोड़ा, तो ब्याज भी बीच में ही आएगा। आपका जीरो कॉमन है, कैंसिल कर लो। अब आप एलिगेट कर लीजिए, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 72 और 96 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार। रेशियो देख लो, वही तो आ रहा है, यहाँ भी 3 तो आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है। तो अगर कभी दिक्कत लगे तो रुपए में बदल के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। क्लास होनी चाहिए। बहुत चीज़ें इसमें तो और टॉपिक के भी प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन धोखे से आता है कभी प्रोबेबिलिटी में 10 क्लास क्या पढ़ाएंगे 5 क्लास 10 क्लास क्या चीज़ ये 2711 गुणा करेंगे तो 3 इसके मल्टीप्लाई गलत हो गया 11 × 7 77 11 × 2 22 और 7 29 नहीं तो गुणा करेंगे क्लास में प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा तो ये परेशान है 10 क्लास में प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ाएंगे थोड़ी क्लासेस करते वही हम करते मैनेज करते हैं मतलब मैं अपने साथ सोच लेता हूँ कि अरे इतनी क्लास में नहीं चलेगा तो मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मैनेज करूँ
7 क्लास एक्स्ट्रा दी है, मिस्टीरियस वाली तो मैंने उधर 1 क्लास शिफ्ट की थी, अभी CISI करा रहे थे। तो यही वो टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है परीक्षा में, जो ऑटोमेटिक है। इसमें मतलब ये समझ लो 25 क्वेश्चन में आप 60-70 क्वेश्चन आप ये मान लो ऑटोमेटिक से होता है। एडवांस में थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है, तो इस हिसाब से उसको इग्नोर किया जाता है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो मैं तो इंग्लिश मतलब बिल्कुल बढ़िया सिस्टम ऐसा वाला कि सब कुछ आता है। रीजनिंग अगर बढ़िया है भी तो इस गुमान में रहना मत, रीजनिंग सबकी बढ़िया होती है, सबकी ही बढ़िया होती है। आप बता दो जो तैयारी कर रहा हो, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी उससे रीजनिंग में आता है, सबको आती है, तो उससे कोई फायदा नहीं। 50 क्वेश्चन है, अगर 25 क्वेश्चन आएंगे आपकी 23 बन गए तो आपको बहुत बड़ा 22 बना आएगा, बहुत फर्क तो पड़ना नहीं है। इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जीके तो देखो भाई ऐसी आती है एसएससी में कि तुम पढ़ कितना भी लोगे लेकिन वो नहीं पाएगी, पता नहीं चला कहाँ गया। ऐसे पूछते ना क्वेश्चन था जो है ना जुपिटर, उसकी जो रिंग होती है पहली बार किसने देखी, उसका नाम मतलब कोई साइंटिस्ट, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये आया था। डॉपलर इफेक्ट होता है साइंस में, डॉपलर इफेक्ट, उसके लिए पूछा था कौन से सन में इसकी खोज हुई। आप बताओ जीके पढ़े या साइंस कंप्यूटर पर थोड़ा फोकस करेगा, क्योंकि साइंस कंप्यूटर ऐसा है ना कि आपको 25 में से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और वो ऐसे होते हैं कि मतलब नॉर्मल टाइप को तो कर होता है। ऐसे मत सोच लेना कि हम तो साइंस से पढ़ ही गए हैं, साइंस आती है। ऑब्जेक्टिव साइंस में और जो तुम पढ़ रहे हो दोनों में अंतर है, वहाँ कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं करना है। साइंस वाले बच्चों के अंदर ये होता है ना, साइंस तो हमने पढ़ी है बहुत। हो गया ना, उधर वाला जी पहला तो हो गया होगा इधर। अब इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा था, इस पर थोड़ा सा मैं आपको 2-1 और तरीकों से भी बताऊंगा। एक तो हमारा ये है ही एलिगेशन से कर लेंगे। देखो पहला तरीका, पुरुष और स्त्रियां हैं, पुरुषों की संख्या में कितने % वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 10%, लेकिन एक्चुअल में वृद्धि कितनी हो रही है भाई? अगर हम बात करें वृद्धि हो रही है 8000 से 8640 का मतलब वृद्धि हुई है कितने की? 640 का वृद्धि हो रहा है कितने पर? 8000 से। तो परसेंट बना सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 से 64 कितने बार में बढ़ते हैं? यानी कि एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है वो 8%। ठीक है, क्योंकि ये 8000 के 8000 लोग ना ही पुरुष है ना महिला, कुछ पुरुष है और कुछ महिला है, तो इसीलिए ना तो 5% वृद्धि हुई ना 10%, एवरेज आ गया बीच में। अब एवरेज से हम एलिगेशन लगाएंगे तो देख लो क्या आएगा। 10 - 8 कितना होगा? 5 - 8, 2:3 हमारे पास ये रेशियो आ गया पुरुष और महिलाओं की संख्या। अब ये अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा रेशियो। अगर कभी आपको लगे कि नहीं हमको संख्या में ही करना है, क्योंकि ये 8% जैसे यहाँ पर बहुत आसान लगा, यहाँ भी हमने संख्या निकाली 8% बहुत आसान लगा, कभी नहीं भी हो सकता है, तो आप पता है क्या करेंगे? दूसरा तरीका ध्यान रखना, फिर हम पता है कि नंबर में ही करेंगे। जो वृद्धि हो रही है यहाँ पर वो कितने की हो रही है? 640। अब पुरुष में कितने % की वृद्धि हो रही है? आप देखिए 8000 ही तो लोग हैं। अगर 8000 लोग हैं और इनका 5% अगर आप निकालते हैं तो परसेंट से 2 0 काट लीजिए, 80 × 5 यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है? महिलाओं में वृद्धि हो रही है 10%। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 8000 का 10% निकाल के देखिए तो कितना देगा?
अब भी आप देखो एलिगेशन लगाएंगे सेम रेशियो आएगा। 80 64 का डिफरेंस कितना होगा? 16। 40 और 64 का अंतर हो जाएगा 24। अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो तो यही आएगा, 8 × 2 16, 8 × 3 24। क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ रहा है? तो आप अगर नहीं डील कर पा रहे, परसेंटेज में नहीं आ रहा डेटा से, आपको लग रहा है कैलकुलेशन ओवर है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल संख्या का एक बार 5% निकालो, एक बार 10%। तो यहाँ संख्या लिख लोगे तो संख्या में वृद्धि आज 640 की हो रही है तो 640 से लेंगे। एक और अगर 2:3 में हम डिवाइड करेंगे ना इनको, तो टोटल संख्या हमारी 5 यूनिट होगी और सवाल में हमको कितना दे रखा है? 8000। और 5 यूनिट की वैल्यू 8000 होगी तो एक की कितनी हो जाएगी? आपसे क्या पूछ रहे हैं? पुरुषों की संख्या यानी 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 1600 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 × 2 कितना हो जाएगा? अगर थोड़ा दिमाग लगा पाओ तब तो इसको लिखना, वरना आप कॉपी पे ही मत लिखना इस तरीके से। देखो पुरुषों की संख्या है जो 5% बढ़ाएगी और महिलाओं की संख्या कितने %? 10%। तो 5% और प्लस 5% और प्लस 5%। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर पुरुष की संख्या भी 5% बढ़ रही होती और महिलाओं की संख्या भी 5%, पुरुष और महिलाएं दोनों की संख्या 5% बढ़ रही होती है तो टोटल संख्या भी तो 5% बढ़ती। टोटल संख्या कितनी बढ़ती? 5%। एक्चुअल में टोटल संख्या बड़ी कितनी है? 640। तो आप ये बताइए कि अगर मैं इस वाली बात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर का मतलब इनको काउंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी पुरुष हैं सबके वृद्धि कितने % होगी? महिलाओं में भी वृद्धि कितनी? तो टोटल संख्या 8000 का 5% ही तो बढ़ेगी। कितने % बढ़ेगी? 8000 का 5% का मतलब वृद्धि होनी चाहिए कितने की? लेकिन यहाँ वृद्धि है कितने की? तो ये 240 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? बस इतना दिमाग लगा लिया तो 240 एक्स्ट्रा यहाँ से आगे हमने महिलाओं की संख्या में कितने % वृद्धि की है, जबकि हुई कितने % है? तो ये जो 5% महिलाएं रह गई है इनको थोड़ा ना काउंट किया है, तो ये जो 5% महिलाएं हमने छोड़ दी यही एक्स्ट्रा आ रही है 240। 5% की वैल्यू 240 है तो जरा 1% की बता सकते हैं कितनी आ जाएगी? 48 यानी कि 400। सही है 48। अगर मैं महिलाओं की संख्या निकालूंगा तो टोटल 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। तो ये जो हमारे पास 8000 लोग हैं इनमें महिलाएं कितनी होंगी? वैसे एक बार समझो, 5% पुरुष वृद्धि हो रही थी और महिलाओं में वृद्धि 10% की हो रही थी। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया भाई, 5% पुरुष और 5% महिलाओं को बढ़ा है। जितना बचा हुआ 10% कैसे लिखा जाएगा? 5 + 5 ही तो होगा। तो अगर दोनों की संख्या में 5-5% की वृद्धि होती है तो वृद्धि होनी चाहिए कितने की? और हुई कितने की है? 640। तो 640 की वृद्धि हो रही है और 400 की हमारे हिसाब से आ रही है, तो 240 ही तो रह गए। ये 240 क्यों रह गए? क्योंकि हमने जो महिलाएं इनका 5% तो लिया ही नहीं, तो इनका 5% 240 है, तो 1% कितना होगा? तो अगर मैं 100% निकालूंगा तो ये पता लग जाएगा कि इस 8000 में से महिलाएं कितनी, पुरुष निकालना है तो 8000 में से 4800 तो महिलाएं, माइनस कर दो, कितना बचा? 32। ये बचे हुए 3200 क्या होंगे? ऐसे नहीं कर दो, आए समझ में तो लिखना पड़ना, इतना काफी है, ऐसे कर दो।
पहले वाले दोनों सवाल को समझ नहीं समझते, ये तो दोनों बहुत आते हैं और वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं करते, लेकिन कभी कभार आ जाता है। देखो हुआ क्या है कि बर्तन में 60 लीटर तो दूध है, ठीक है। अभी पहले समझना, उसके बाद आपको तरीका बता देंगे कि कैसे आसानी से। इसमें से क्या किया, 20 लीटर दूध निकाल लिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 60 लीटर में से अगर मैं 20 लीटर दूध निकालूंगा तो कोई दिक्कत अभी नहीं है, क्योंकि इसमें दूध ही था, दूध निकाल दिया। इसकी जगह क्या किया, पानी मिला दिया। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो दूध 20 लीटर निकाल के उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। जो दूध व्यापारियों के अक्सर ये होता है, उनको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि दूध खत्म हो गया, हो गई। जितनी ज्यादा नीड उतना ज्यादा। और रेगुलर कस्टमर है, ऑब्जेक्शन भी नहीं करता, कभी कभार पानी आ जाता है, चलो एक ही दिन तो आया था पानी, आज ज्यादा काम हो गए, ज्यादा हो गया पानी, क्या ठीक है। अब लेकिन ये प्रक्रिया आपने देखो फिर से आगे क्या किया, 15 लीटर मिश्रण। अब पता क्या है, 60 लीटर में से आप मुझे ये बताइए, अगर 20 लीटर दूध निकालूंगा तो कितना बचा, अब 20 लीटर पानी मिला दिया, फिर से ये कितना हो गया। लेकिन अब ये 60 प्योर नहीं है, इसमें 40 लीटर दूध है और 20 लीटर। अब आप निकाल रहे हो इसमें से फिर से 20 लीटर। अब 20 लीटर निकालेंगे तो क्या दूध निकलेगा या पूरा मिश्रण जाएगा, साथ मिश्रण जाएगा। मिश्रण की एक खासियत है, अगर आपने चाय बनाई 10 कप, तो 10 लोग बैठे होंगे, सबको टेस्ट सेम लगेगा, उतनी ही मीठी लगेगी सबको, क्योंकि वो मिश्रण है। आप चाहे उसका इतना सा हिस्सा निकालेंगे, उसमें भी वही टेस्ट होगा जितना पड़ेगा। ऐसा ही समझ लो कि जब भी मिश्रण में से कोई हिस्सा निकाला जाता है, अब जैसे आपने चाय बनाई, एक कप किसी और को सर्व कर दी, एक कप किसी और को, दोनों से पूछना क्या टेस्ट अलग अलग है, सेम होगा ना। तो वही चीज है, और जो रह जाएगा उसमें वो भी टेस्ट सेम होगा। आगे सवाल आएंगे कि मिश्रण आप निकाल लें, तो इसमें से जो 20 लीटर निकाला है, बेटा आप ये बताइए इसमें दूध और पानी किस अनुपात में, 2 अनुपात 1 में है। तो जो मिश्रण आप यहाँ से, सॉरी 20 लीटर नहीं 15 निकाला है, कितने लीटर निकाला है, तो ये जो 15 लीटर है ना, इस 15 लीटर में 2 अनुपात 1 में जाएगा ये। मतलब अगर 2 हिस्से दूध है, 1 हिस्सा पानी है, तो यहाँ भी 2 हिस्से में दूध जाएगा और 1 हिस्से में, यानी कि 10 लीटर दूध होगा और 5 लीटर क्या होगा, क्योंकि 2 + 1 3 ही तो होता है, और 3 का 5 गुना 15 होता है, तो 2 का 5 गुना 10 हो गया, 1 का 5 गुना 10 लीटर दूध 5 लीटर पानी। फिर समस्या आ गई, दूध था कितने लीटर, 10 लीटर चला गया, फिर से बचा कितना, तो बचा हुआ 30 क्या होगा। अरे ये 15 लीटर फिर बाद में पानी भी तो मिला रहे हो, गया पानी कितने लीटर, मिलाया 15 लीटर, तो 10 लीटर एक्स्ट्रा हो गया। 20 लीटर तो पहले ही था पानी, अब कितना हो गया। फिर एक बार ये प्रक्रिया आपने कर ली, बोले आप 10 लीटर और निकालो इसमें से। अब ये जब 10 लीटर निकालेंगे तो इसमें क्या है, आधा दूध है और आधा, तो यहाँ भी आधा दूध होगा आधा पानी, यानी 5 लीटर दूध जाएगा और 5 लीटर, तो 5 लीटर अगर दूध चला गया तो बचा कितना, तो 35 लीटर पानी हो गया। कारण पता क्या है कि आपने पानी इसमें से कम तो 5 ही लीटर किया था, लेकिन जब मिलाओगे तो 10 लीटर पानी मिला दोगे, तो 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी। लेकिन ऐसे कहाँ तक करते रहोगे, ये तो तरीका है ही नहीं। अब आप पता है क्या, बर्तन में स्टार्टिंग में जो चीज है बस उसको पकड़ लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में 60 लीटर दूध है ना, बर्तन में कितने लीटर दूध है, 60 लीटर। अब जिस हिस्से में आप निकालेंगे, जैसे अगर आप ये समझ लो पहली बार में आपने क्या किया कि इस 60 लीटर में से 20 लीटर निकाला, 60 में से कितना निकालना है, 20 लीटर। तो देखना ध्यान से, 60 में से अगर मैं 20 लीटर निकालूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कितना हिस्सा निकाल लिया, 1/3 हिस्सा ही तो निकाला। तो 1/3 हिस्सा अगर मैं इसमें से निकाल लूंगा तो जो दूध बचेगा वो बचेगा 2/40 लीटर बचा। अगली बार फिर से आपने पानी मिला के फिर से इसको 60 लीटर तो कर लिया। अब 60 लीटर में से आपने कितना हिस्सा निकाला है, 15 लीटर। तो अगर मैं 15 लीटर निकाल रहा हूं, इसका मतलब मैंने मिश्रण का 1/4 भाग निकाला है। कितना हिस्सा निकाला है, मिश्रण का 1/4 भाग, चौथाई हिस्सा निकाला है। तो जो मिश्रण है दूध और पानी का, अगर आप चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो दूध भी चौथाई हिस्सा कम होगा, पानी भी चौथाई हिस्सा कम होगा, दोनों बराबर ही तरीके से निकलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि दूध की क्वांटिटी अलग से निकाल सकते हैं। आप पूरे मिश्रण का अगर चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो इसमें जो दूध है वो भी चौथाई भाग कम हो जाएगा, और जो पानी है वो भी चौथाई भाग कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये जो 1/4 भाग अगर मैं दोबारा से निकालूंगा तो कितना बचा,
अब लास्ट में जाके एक बार आपने पानी मिला के फिर से कितना बना दिया 60 लीटर, फिर 10 लीटर निकाल लिया आपने। अगर 10 लीटर में निकालूंगा तो भाई 1/6 भाग और कम हो गया। 1/6 भाग कम होने का मतलब आपके पास बचा कितना 5/4। अब दूध 60 लीटर था, पहली बार में 2/3 बचा, फिर आपने 1/4 निकाला तो अब उसका 3/4 बचा, फिर आपने 1/6 भाग निकाला तो अब उसका 5/6। फाइनली दूध की मात्रा आप यहाँ से बता सकते हैं। 3 से तो हमारा 3 यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, घटना है कुछ, 2 से हमारा 4 ही घट जाएगा। 6 × 2 कितना होता है 12, 12 से काटिए 5। तो बर्तन में लास्ट में ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो दूध की मात्रा होगी वो कितने लीटर होगी? था कितना बर्तन में 60 लीटर था। अगर 60 लीटर था और 25 लीटर अब दूध है उसमें, तो इसका मतलब अब उस बर्तन में पानी कितना होगा? 35 लीटर बचा हुआ पानी होगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से तो बेहतर यही है कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 60 में से पहले 20 लीटर निकाला, फिर हमने उसको 60 लीटर पानी मिला के बना दिया, फिर 60 लीटर में से 15 लीटर निकाला तो 1/4 खत्म हो जाएगा। 60 लीटर में से 10 लीटर निकालेंगे तो 1/6 भाग हो जाएगा। जब 3 बार सक्सेसिव से इसको हम कम करेंगे तो लास्ट में जाके पता लगेगा दूध कितना है। अब कभी कभी ये प्रक्रिया सेम होगी, जैसे यहाँ पर 20 लीटर दूध निकाला है, उतना ही पानी मिला दिया, फिर आगे कह रहा है यही प्रक्रिया, यानी कि हर बार आपको कितना निकालना है 20 और उसकी जगह क्या मिलाना है। लेकिन ये प्रक्रिया अब दूध के साथ नहीं होगी, अब किसके साथ होगी? क्योंकि दूध निकालने के बाद उसमें पानी मिला दिया, मिश्रण बन गया। तो मिश्रण के साथ ये प्रक्रिया आगे क्या लिखा है? 2 बार और दोहराई जाती है। इस बात को ध्यान देना, कितनी बार दोहराई जाती है? 2 बार और दोहराने का मतलब ये हो गया, एक बार जो प्रक्रिया पहले हो गई और 2 बार और हो गई, तो टोटल कितनी बार हो गई ये प्रक्रिया? 3। एक बार तो पहले ही आपने ये प्रक्रिया कर ली, 2 बार और दोहरा दिया उसी को। तो जरा देखते हैं कितना दूध है पहले बर्तन में। अगर हम दूध की मात्रा की बात करें तो दूध की मात्रा हमारे पास कितने लीटर है? अब की बार देखो एक चीज का फायदा मिलेगा आपको, केवल आपको 20 लीटर 80 में से निकालना है। 80 में से अगर हम 20 लीटर कम करेंगे तो ये होता है 1/। अब क्या है 1/4 भाग अगर कम करेंगे तो 4 - 1 यानी कितना बचा? 1 बार हो गई प्रक्रिया, 2 बार और दोहराना है, 3/4। ठीक है, अगर हम इस प्रक्रिया को 3 बार सेम अप्लाई करें, एक फिर से 20 लीटर निकालेंगे, फिर 20 लीटर मिलाएंगे, फिर 20 लीटर निकालेंगे, तो लास्ट में जाके देखिए 4 × 4 तो 16 हो गया, 16 × 5 80, 3 का 27, 27 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिवाइड में आएगा 4, 4 × 3 12, 4 × 3 12, 3/4 होता है। यानी कि बर्तन में अब जो दूध बचा है वो कितने लीटर बचा? 33.75। ठीक है, यानी कि 33 लीटर को 750 ml। ठीक है ना। अब ये थोड़ा उल्टा सवाल है, यहाँ आपको बताया ही नहीं बर्तन में कितने लीटर मात्रा है। यहाँ पर अम्ल की बात की है तो अम्ल या दूध कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी लिक्विड है वो कितने लीटर ये तो बताया ही नहीं। बस ये कह दिया कि हमने क्या किया भाई 15 लीटर अम्ल को पानी के साथ बदल दिया। ये प्रक्रिया हमने कितनी बार की? दोहराई नहीं है, 3 बार की जाती है। यहाँ लिखा था दोहराई जाती, किसी चीज को दोहराने का मतलब ये हो एक बार पहले कर चुके हो। अरे रिपीट क्या होता है? रिपीट करने का मतलब एक बार वो प्रक्रिया आप कर चुके हैं, और यहाँ लिखा है कि प्रक्रिया कितनी बार हो रही है? अब लास्ट में जाके इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अम्ल और जल का जो अनुपात है वो कितना है? 64। अच्छा, ये जो आप लिख रहे हैं 3/4, 3/4, ये नीचे वाली तो टोटल क्वांटिटी है, और ऊपर वाली बर्तन में जो सबसे पहले था क्या था? जैसे यहाँ पर दूध था तो दूध की मात्रा। तो आप जब भी देखें, जैसे यहाँ पर एसिड और दूसरा क्या है? वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो आपको पता है कितना है भाई? 64 और 1। तो यहाँ पर इस बर्तन में टोटल कितना होना चाहिए? अगर मैं इसको ऐड करूं तो टोटल होना चाहिए कितना? 150। प्रक्रिया कितनी बार हुई है? अब आप देखो क्या समझो, एक तरफ लिखना टोटल, और बर्तन में स्टार्टिंग में अम्ल था ना, तो एसिड। अगर टोटल 125 है तो उसमें जो अम्ल है वो अब कितना बचा है? 64। अगर हम बात करें तो टोटल बर्तन में कितना है? 125, और इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? लेकिन ये प्रक्रिया हमने कितनी बार की है? 3 बार की है। तो पहली बार में जो 15 लीटर निकाला होगा उस समय ओरिजिनल क्वांटिटी, क्योंकि उस समय बर्तन में जो टोटल था वो दूध की तो सॉरी एसिड ही तो होगा, उस समय पानी थोड़े ना होगा, कैसे पता लगे? अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा है, अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं ना 3 बार, तो अगर हमको पहली बार में ये प्रक्रिया पता करनी, 3 बार अगर आपने किया है तो इसका क्यूब रूट करो, 2 बार किया होता है तो वर्ग
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख रहे तो वहां पर हमने बात की कि अगर 2 बार 2 साल का आपको ब्याज मिल रहा है तो आप स्क्वायर रूट करिए, आपको पता लग जाएगा पहले। यहाँ पर 3 बार है तो क्यूब रूट करिए। 125 का कितना होगा और 64 का, यानी कि पहली बार बर्तन में अगर 5 लीटर कोई चीज होगी तो आपने उसमें से 1 लीटर निकाल के 4 लीटर छोड़ दिया। अरे भाई आप अब तो समझो, अगर 5 में से 1 निकालेंगे 4, इसको 3 बार गुणा करेंगे तभी तो जाके रेट टोटल 125 में से 4 × 4, तभी तो ये वाला रेशियो आ पाएगा। अच्छा है क्या, हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 में से 1 निकाला तो 1/5 कम किया, 1/5 कम किया तो यहाँ क्या आएगा, अब ये 4/5 4/5 3 बार अगर करेंगे तो यही तो होगा कि 64 लीटर बचेगा अगर बर्तन में कितना होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लो, अगर प्रक्रिया 3 बार हो रही है तो आपको करना है क्यूब, और अगर 2 बार हो रही है प्रक्रिया तो स्क्वायर। ठीक है, 5:4 है तो पहले स्टार्टिंग, इसको यहाँ लिख लो, ये जो आपका फाइनल है, पहली बार जब ये प्रक्रिया आपने की थी तो पहले 5 यूनिट था, उसको घटा के कितने यूनिट कर दिया, ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है बर्तन की। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितना कम हो रहा है, और आपने कितने लीटर हमने निकाला था, 15 लीटर। अगर 1 यूनिट की जगह 15 लीटर एसिड आपने यहाँ से निकाला था, इसका मतलब वो पहले कितना था, 5 यूनिट, और 5 × 15 कितना होगा, 75। स्टार्टिंग में बर्तन में 75 लीटर एसिड रखा गया होगा, 15 लीटर से 3 बार रिप्लेस करेंगे तो लास्ट में यही रेशियो आ जाएगा 125।